सर्वज्ञराम मिश्र ने यहाँ तालाबों की खुदाई और जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। फिर जिले के नक्शों में तालाबों की खोज शुरू हुई। उसके बाद मनरेगा के मजदूरों से खुदाई शुरू हुई और दघींटा गांव में 66,000 घन मीटर की तालाब तैयार हो गए। खसरे खतौनी में जो तालाब दर्ज हैं उनको सिक्योर किया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए और जो तालाब की भूमि है वहाँ पे एक्चुअली में गड्ढे खुदवाए जाएं ताकि वो वास्तव में तालाब जैसा दिखे और जब बारिश का पानी आए तो उनमें इकट्ठा हो। इसके अलावा आसपास की नदियों से और बड़े तालाबों से पंप के थ्रू भी पानी उन तालाबों में आए। तालाबों की खुदाई के बाद उसमें पानी पहुंचाना आसान नहीं था। दघींटा गांव से 1200 मीटर दूर गंग नहर से पाइपलाइन के जरिए पानी लाने का काम प्रारंभ हुआ। अनेकों चुनौती थी। बीच में किसानों की फसल उगे थे, लेकिन ग्रामीणों ने भी बड़ा दिल दिखाया। तालाब में पानी लाने के लिए अपने फसल की बर्बादी की रत्ती भर परवाह नहीं की। हमने GIZ के माध्यम से पहले चिन्हित कराया तो पूरे जनपद में हमारे 2354 तालाब चिन्हित हुए। 2354 तालाबों को चिन्हित करके हमने कार्य योजना बना करके 1062 तालाबों को रिस्टोर करने की पहली योजना 2019-20 में स्टार्ट किया और 650 तालाबों को इस 2020-21 में चिन्हित किया। तो कुल मिलाकर के लगभग 1700 के आसपास हमारे तालाब रिस्टोर की स्थिति में आ गए। इन तालाबों में यमुना नदी से भर सकते थे तो उनको लिफ्ट करके यमुना नदी से भरा और जो गंगा कैनाल से भर सकते थे माट कैनाल से, उनको माट कैनाल से भरा। गांव तक गंगा नदी पाइप के जरिए पहुंच गई। तालाब लबालब भर गए। गांव के आसपास पानी का स्तर 8 से 10 फीट ऊपर चढ़ गया। करीब 600 बीघे की खेती लहलहाने लगी। जल निगम की रिपोर्ट के मुताबिक जल में TDS की मात्रा घट गई। दघींटा का खारा जल मीठे जल में बदल गया। ब्रज की रज में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमने 3 तालाबों को ह्यूम पाइप द्वारा 350 mm की ह्यूम पाइप द्वारा जोड़ा और गंग नहर से इसे कनेक्ट किया, जिससे न केवल यहाँ का वाटर लेवल बढ़ा बल्कि किसानी के लिए यहाँ पर मीठे जल का स्रोत पैदा हुआ। साथ ही मनरेगा योजना। और आपको सीधे लिए चलेंगे हरियाणा, जहाँ पर मनोहर लाल मुख्यमंत्री इस वक्त विधानसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। तो हमें अविश्वास, ऐसी कल्पनाएं ये करने लगते हैं। जो बात आपकी ठीक हो, उचित हो, मांगेंगे हम करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो संभव भी नहीं होती, असंभव होती हैं। उसको करके ये वातावरण को जिस प्रकार से लेकर के जाते हैं, यह है मेरे पास जो मेरे पच्ची आई के अभी कोविड, उसके अंदर कोरोना, ये जो बना वैक्सीन, इस कोरोना वैक्सीन पर भी अविश्वास हो गया। यानी भारतवर्ष में एक ऐसा इजाद हुई, हमारे साइंटिस्ट ने, दुनिया मानती है और हमने एक पूरे न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको भेजा है। सर्वप्रथम भारत में अपने R&D सेंटर्स के अंदर ये वैक्सीन हुई, जो एक इनोवेशन था अपने साइंटिस्ट का। हमको प्रशंसा करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। तो इसलिए ये बातें केवल इसलिए कह रहा हूं कि हमको अपनी संस्कृति इसको थोड़ा बदलना चाहिए। हमारे, मुझे मालूम नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस के नेता हैं, उनके अध्यक्ष है, आजकल अध्यक्ष हैं राहुल जी, क्या होने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके अध्यक्ष हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, तो उनका नाम लेना उचित नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े नेता होकर के उन्होंने, क्योंकि अपने साथ जुड़ा हुआ एक विषय, इसलिए मैं बोल रहा हूं, केरल में जाके कहा कि मैं यहां आया हूं, यहां के लोग इश्यूज पर बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? उत्तर भारत के लोग इश्यूज पर बात नहीं करते। अविश्वास, ये अविश्वास, जिस भी संदर्भ में ये कहा उन्होंने, वाक्य यही था कि यहां लोग जो हैं इश्यूज पर बात करते हैं। इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका कोई चर्चा या नाम ना लें। ठीक है, मैं वापस लेता हूँ, मैं वापस लेता हूँ। नेता व्यक्ति, कुल मिलाकर के अविश्वास इतना हो गया
कि इस प्रकार से कोई अर्थ नहीं था आज के इस अविश्वास का, लेकिन लेकर के आए। मैं तो बता रहा हूं इशू, वो तो आगे जब इश्यूज आएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम अविश्वास के समय इतना तो सोचना चाहिए था कि हम इस अविश्वास में से कुछ निकाल पाएंगे क्या। ये तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में विषय आ सकता था, उसमें भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कि हम सरकार को गिराएंगे, हम सरकार को गिराएंगे, सब पता चलेगा। लेकिन आप कम से कम इतना ध्यान कर लेते कि आपके पल्ले वो एक कहते ना, कहते पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। भाई कम से कम आप अपना देखो कि आपकी मेजोरिटी बढ़ने वाली हो, कोई हमारे यहां से कोई इतना बड़ा आपको कोई डेंट मिलने वाला हो कि सरकार को हम गिरा देंगे, ले आते अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन आपको भी पता है, पहले से आप लोग कह रहे हैं, आज इस अविश्वास प्रस्ताव कुल मिलाकर के आप भले लेके आए हैं, जैसा मैंने पहले कहा, इसका लाभ आपको कम है, ये हमको ज्यादा है, हम इसके ऊपर बड़ा आगे चल करके करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने राज को भोगा है जब भी आपका शासन रहा है, लेकिन हम शुरू दिन से राज को सेवा का एक माध्यम मानते हैं, और उसमें सेवा के नाते समाज का जो वर्ग है हर एक वर्ग की चिंता करते हैं। उसमें किसान हो, उसमें मजदूर हो, दुकानदार हो, कारखानेदार हो, कर्मचारी हो, यानी पेंशन भोगी हो, महिला हो, नौजवान हो, रोजगार बेरोजगार, सबकी हम चिंता करते हैं, बराबर करते हैं। प्राथमिकता में हर साल की प्राथमिकता हो सकती है कि इस बार हमारी ये प्राथमिकता है, अगले साल हमारी ये प्राथमिकता है। समय के हिसाब से प्राथमिकताएं सरकारों की बदलती हैं, वो हम करते हैं, लेकिन हम हर एक की चिंता करते हैं। मैं तो पिछले 6 वर्ष की बात बताता हूं, तो शुरू में पहले 2 साल में पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में जाकर के मैंने घोषणा की, कभी चिंता नहीं की कि ये विधायक भाजपा का है या कांग्रेस का है या इनेलो का है। उस समय जेजेपी नहीं थी, आज नहीं, इनेलो के विधायक भी उस समय थे, बड़ी मात्रा में थे, विपक्ष में वही लोग थे। मैंने कोई चिंता नहीं की, सबके पूरी घोषणाएं की। अब घोषणा पूरी कराने में जरूर विषय आता है कि आपने वहां की करा दी पहले। देखिए, ये विधायक के ऊपर दम होता है, घोषणाएं करना हमारा काम है। विधायक परस्यू करेगा तो घोषणाएं पूरी हो जाएंगी, नहीं परस्यू करेगा तो फिर सिस्टम का तो आपको पता ही है, सब आप भी झेलते रहे, हम भी झेल रहे। जो चीज नहीं किसी ने पूछी निकल गई कई साल तक। आज भी बहुत सी घोषणाओं से पूरी नहीं हुई, जिन विधायकों ने करा ली उन्होंने करा ली, जिनकी रह गई आगे जाकर के वो पूरी होंगी, ऐसा कि नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, अगर फिजिबल नहीं होंगी तो उसमें बता भी दिया था कि भी उस समय, अब आज भी जैसे विषय आया कि ये घोषणाएं हुई क्यों पूरी नहीं हुई। घोषणाओं के समय एक प्रेशर वहां के विधायकों का, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका रहता है, नहीं जी आप घोषणा कर दो हम करा लेंगे, हम जमीन दे देंगे आप करा लो। मंच पर भी कई बार विभाग की फिजिबिलिटी के बिना बड़ी बड़ी 2-4 घोषणाएं लोग करा लेते हैं। हम कहते हैं हमारी घोषणा से अगर होता हो तो घोषणा करेंगे, लेकिन फिर बाद में विभाग उसके ऊपर चर्चा करता है। इसलिए काम तो आखिर विभाग ने मिलकर करना है। आपके अविश्वास के जो कारण हैं वो कुछ हमारी सफलता है वो भी है। कभी कभी विपक्ष को लगता है कि ये हमारे रहते क्यों नहीं हुआ, आज ये करेंगे तो इसका श्रेय ये ले जाएंगे और इस श्रेय लेने में हम पीछे रह जाएंगे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने सफलतापूर्वक लाए, साथ में कहना शुरू किया, हमने भी तो किया था, आपने किया था, हमने उसमें और जोर लगा करके ज्यादा कर दिया, ज्यादा किया तो श्रेय लेंगे ही हम, हाँ श्रेय लेंगे ही। लेकिन आपको तकलीफ इस बात की हुई, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हर घर के अंदर शौचालय होगा, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचेगा। आपकी आलोचना ये हो सकती है कि सिलेंडर का भाव महंगा हो गया, लेकिन सिलेंडर पहुंचाए घर घर। जो हमारे हरियाणा का सबसे पहला प्रदेश कैरोसिन मुक्त, ये हमने नाम दर्ज कराया पूरे देश में। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू मेक इट कैरोसिन फ्री। कोई कैरोसिन डिपो में कोई तेल जाता नहीं है अब इसी प्रकार से कोरोना काल की, जैसा मैंने बताया कि सारी मदद सब लोगों ने मिलकर के निर्णय किए। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ करके, और हमने बताया कि आर्थिक हालात जो है वो बिगड़ गए हैं, सबने मिलकर तय किया कि इस काम के लिए यदि आप थोड़ा कर्ज भी ले लेंगे तो हम सहमत हैं, हम कभी नहीं कहेंगे। और उस समय
जहाँ तक मुझे याद है कि 5,000 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि 5,000 करोड़ रुपए हम ले रहे हैं, यानी इसमें लोन और ज़्यादा है। और आज भी अगर गैप है तो वही 5,000 करोड़ का है। एक बार ये गैप 17,000 करोड़ का हो गया था, लेकिन उसको बाद में कवर करते करते अब 5 से 8,000 होगा। वो तो बजट के आंकड़े जब आएंगे तो पता लगेंगे, हाँ तो पता लगेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें सहयोग भी मिला, लेकिन फिर भी तो इस प्रस्ताव के माध्यम से इतना ही मैं कहूंगा कि आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जनता के साथ हमारा विश्वास बना हुआ है। जनता और हमारे बीच सेवा के काम करने के नाते से बहुत किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कहावत वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा भाव मत पालो। जनता के साथ हमारा संबंध हम कर रहे हैं, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। बहुत बार एक हमारे कांग्रेस के मित्र अफवाहों का बाजार भी जो है उसको गर्म कर देते हैं। झूठ के विषय को लेकर के चाहे सोशल मीडिया, चाहे एक ब्रिगेड बना के ठोको ये ठोको ये ठोको। हम आज भी एक आध काम अच्छा करते हैं ना, उस काम को जैसे मानो को सोशल मीडिया में डालते हैं तो हमारे ऐसे विरोधी मित्र उसके ऊपर प्रहार करते हैं। क्या जो मैंने कल सारे जवाब दिए कि ये नौकरियां कोर्ट में अड़ गई, ये नौकरियां रिजल्ट नहीं निकला, ये नौकरी 5 साल पुरानी है, या और भी इसी प्रकार की कमियां हमारे में नहीं होंगी, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन वो जो झूठ विषय चला चला करके गोएबल्स के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी थोड़े दिन तो चल सकता है, लंबे दिन नहीं चलता। गोएबल्स का सिद्धांत है कि 100 बार झूठ बोलो, जनता शायद उसको सच मान लेगी। अब नहीं है, अब जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। अगर 100 बार भी झूठ आप बोलेंगे और उनको सत्य पता लग गया तो आपके झूठ को नकार देंगे। सत्य निश्चित रूप से वो जनता के सामने आएगा। झूठ को हमेशा डर लगता है, झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। झूठ बोलने वाले को डर भी लगता है, बोलता तो है, सावधानी से बोलता है, लेकिन झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना लगे। सत्य को हमेशा ख्वाहिश होती है कि सभी उसको जान लें। तो हम अपने आप को जनवाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो रोक है वो कहीं भी काम नहीं आएगी, ऐसा मेरा कहना है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब किसानों वाले विषय पर आने से पहले कुछ बातें फुटकर कल हमारे नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भी आई और भी जो उठाए गए विषय बहुत हैं। कुछ तो पहले से ही मैंने उसका उत्तर दे दिया था, वही विषय बार बार आए हैं। कुछ 1-2 विषय की चर्चा मैं आज करूँगा, बाकी बजट भाषण में भी आज विषय आएंगे। एक तो ये जो डोमिसाइल का विषय है। पहली बात तो कि डोमिसाइल शब्द सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दशक में कोई निर्णय है उसमें मना कर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स डोमिसाइल शब्द प्रयोग नहीं करेंगी, रेजिडेंट शब्द प्रयोग करेंगी, बोनाफाइड रेजिडेंट। और इसमें मैंने अलग अलग स्टेट्स के जो वहाँ के प्रावधान है वो मंगवाए हैं। उसमें यूपी में 3 वर्ष है, ये जो सीमा है लिमिट 3 वर्ष है। बिहार में 3 वर्ष है, पंजाब में 5 वर्ष है, मध्य प्रदेश में 5 वर्ष है, तमिलनाडु में 6 वर्ष है, कर्नाटक 6 वर्ष है, आंध्रा 7 वर्ष है, गुजरात में 10 वर्ष है, राजस्थान में 10 वर्ष है। ये 9 राज्यों का मैंने आंकड़ा बताया है। हरियाणा का हमने 5 वर्ष, पहले कभी 15 वर्ष का नोटिफिकेशन था, लेकिन उसमें कई तरह के इतराज थे। और उसमें वो जो डोमिसाइल के नाते से वो जो नौकरी के लिए जो बनवाना होता है सर्टिफिकेट, नौकरी के लिए जो रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसका एक नियम है। एससी जो हरियाणा में जन्म लिया हुआ हो या जो सरकारी नौकरी में है या कभी रहा है, उसके जो संतान है उन्हीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नौकरी के लिए बनता है, उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ होता है और किसी को नहीं होता है। ये जानकारी मुझे आज ही मिली है, आप लोग उसको निकाल के देख ले कि जानकारी ठीक है कि नहीं है। लेकिन जानकारी ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल कंडीशन है उसी का बनेगा जो हरियाणा में पैदा हुआ है या हरियाणा में नौकरी करते हुए, नौकरी कर रहा है, रिटायर हो गया। हो सकता है नौकरी में बिना एससी की रिजर्वेशन के वो जनरल कैटेगरी में कहीं बाहर से आकर के लग गया हो। जनरल कैटेगरी में कोई भी कहीं का भी लग सकता है, तो संवैधानिक कोई प्रतिबंध नहीं है। और बाद में उसके बच्चों को जरूरत पड़ी हो
नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति को उसने डोमिसाइल या रेजिडेंट जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया हो, ऐसा एक जो जानकारी। ऐसे ही कल जो विषय आया था, जो पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे होता है, ये नीति आयोग ने जो NSO जिसकी कल मैंने चर्चा की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनकी जानकारी, उसमें पूरे देश भर की मार्च 1920 की जिसकी कल मैंने चर्चा की थी, वो देश भर में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई है 9.1%, और जो CMI है जिसकी कल चर्चा हो रही थी, उन्होंने दिखाया 7.9, डिफरेंस है 1.2 का। ठीक है, सर्वे में थोड़ा अंतर 1% 2% आ सकता है। पंजाब का उन्होंने जनवरी मार्च 2020 ये NSO जो चर्चा की उसका है 9.3, लेकिन CMI की वो जो डाटा आया है उसी पीरियड का वो 10.8, अर्थात 1.5 या ज्यादा है। वहां कम है, इसमें देश भर की सर्वे में पंजाब का 1.5 ज्यादा है, लेकिन हरियाणा में वही पीरियड जनवरी 2020 का जो NSO है, जो कल आया था कि 7% उन्होंने बताया है, और CMI ने उसी पीरियड का 23.7 बताया। द डिफरेंस इज 16.7। तो इसलिए गले नहीं उतर रही बात कि बाकी सब प्रदेशों का, देश का अंतर 1% 1.5%, हरियाणा के अंदर 16-17% का अंतर, 16% का, तो गले उतरती ही नहीं है। इसलिए मेरा सदन से निवेदन है कि कम से कम ये जो संस्था है CMIE, इसके किसी आंकड़े पर कभी भरोसा न करें। एक बात आई, हुड्डा साहब ने कही कि खाद और उर्वरक, इसका जो टैक्स है वो 28% तक टैक्स बढ़ा। हुड्डा साहब, आज भी रिकॉर्ड में है कि लोएस्ट स्लैब 5% का है। ये जो हमारे उर्वरक और खाद, इसके ऊपर आज भी हरियाणा का GST 5% है, 28% नहीं है। ये जानकारी जरा कहीं आपकी ऑथेंटिक हो तो मुझे आप बता देना कि 5% है। अब मैं बहुत संक्षेप में, हालांकि सब बातें हमारे डिप्टी CM ने और बाकी मंत्रियों ने सबने बताई हैं, फिर भी हमने पिछले 6 साल में जितने काम किए हैं किसानों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना केंद्र की योजना है, 19 लाख हरियाणा के किसानों को 2212 करोड़ रुपया ये मिला है अभी तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान का प्रीमियम तो गया है 913 करोड़, लेकिन पिछले 6 साल में 13 लाख से ऊपर 2980 करोड़ रुपया ये कंपनसेशन मिला हरियाणा के लोगों को। प्राकृतिक आपदा, जिसका 10,000 से हमने 12,000 रुपये प्रति एकड़ किया था, इसमें जो रिपोर्ट स्वामीनाथन रिपोर्ट, उनकी रिकमेंडेशन भी 10,000 रुपये की ही है। हमने वो 12,000 की थी आने के बाद, उसमें भी 2811 करोड़ रुपया ये अभी मुआवजा हम लोगों ने दिया है। फसली ऋण का जो अर्को बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन है, उसकी योजना बना करके हमने एक मुश्त निपटान योजना 1001 करोड़ रुपए की लगभग 3.5 लाख किसानों को ये ब्याज और जुर्माना इसकी माफी की है। भूमि अधिग्रहण की बात बहुत, इसमें चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, आलोचनाएं भी एक दूसरे की हम पहले करते रहे हैं। इस विषय को मैं ज्यादा ना करके इतना मैं कहता हूं कि हमने किसान की मर्जी से जमीन लेने के लिए ई पोर्टल, ई भूमि, ये वेब पोर्टल बनाया है कि किसान अपनी मर्जी की कीमत भर दे, बाद में नेगोशिएशन करके जो उसको जचता है वो हम लेते हैं। हमने इसमें सैकड़ों हजारों करोड़ जमीन ली है। जहां आवश्यकता होती है वहां लेते हैं। जहां बहुत ज्यादा दाम होता है फिर उसको भी समझ में आता है कि मैंने ज्यादा दाम भरा है तो नेगोशिएशन में ठीक करता है। कम तो बेचने वाला जितना भरेगा उसको कम तो क्यों भरेगा। जहां हमें लगता है कि हाँ इसका अंतर वहां के कलेक्टरेट से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 30, 40, 50% का अंतर, हम तुरंत खरीद लेते हैं। जहां 100-150% का अंतर होता है तो वहां ये देखते हैं कि ये पैसा कहीं एक्वायरमेंट के, एक्विजिशन के ज्यादा तो नहीं। मुख्यमंत्री जी एक मिनट, सदन की, तो आप सीधा ये देख रहे थे प्रसारण हरियाणा से, जहां पर विधानसभा में मुख्यमंत्री इस वक्त विश्वास प्रस्ताव पर अपना संबोधन प्रस्तुत कर रहे थे। और
फिलहाल हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं उत्तराखंड, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई है। तीरथ सिंह रावत जो अब से कुछ ही देर में राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं उत्तराखंड के राजभवन से, जहां तीरथ सिंह रावत पहुंच गए हैं। यदि माननीय श्री राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने श्री तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब माननीय राज्यपाल महोदया श्री तीरथ सिंह रावत जी को शपथ दिलाएंगे। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह की कार्यवाही का समापन किया जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और उन्होंने अभी शपथ ली। जो सीधे दृश्य आप सीधे देख रहे थे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। और इस वक्त हमारे संवाददाता चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले सबसे बड़ी बात, क्योंकि तीरथ सिंह रावत को एक लंबा अनुभव रहा है संगठन में, ऐसे में अब जबकि वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए हैं, क्या उनके अनुभव से जो समस्याएं मौजूदा दौर में उत्तराखंड के सामने हैं, जिसमें राजनीतिक स्थिरता का दौर हमने देखा, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अपने ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया और एक साल बाद, एक साल से भी कम वक्त रह गया है जब वहां चुनाव भी होने हैं विधानसभा के,
मौजूदा हालात में किस तरह की चुनौतियां रहेंगी तीरथ सिंह रावत के सामने, जिनसे उन्हें पार पाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। चंद्रशेखर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपसे जवाब जानना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और ऐसे में जिस तरीके की समस्याएं राज्य में आ रही थी, जिसके चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके पद से हटाना पड़ा, उसके बाद अब क्या मौजूदा चुनौतियां रहेंगी तीरथ सिंह रावत के सामने? सबसे बड़े वो मुद्दे जिन पर उन्हें कदम उठाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे फैसले हाल फिलहाल लिए गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा जिनको लेकर असंतुष्टि जाहिर थी, और उस असंतुष्टि की वजह से ही ये कदम उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, और इस वजह से अब हम जानते हैं तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और ऐसे में तीरथ सिंह रावत को हालांकि लंबा अनुभव रहा है, वो लंबे समय से विधानसभा भी के सदस्य भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो प्रदेश की भाजपा के भी अध्यक्ष रहे हैं, वो राज्य के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो एक लंबा अनुभव तो उन्हें है। लेकिन चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, उनके इस अनुभव से, जो उनको राजनीति का एक लंबा अनुभव रहा है, उनके इस अनुभव से क्या राज्य की मौजूदा चुनौतियों से पार पाएंगे वो, जिनकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया है? जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़े परिवर्तन की कोशिश है, और क्योंकि अगले एक साल में, ये चुनावी साल है, और अगले एक साल में उत्तराखंड में जो है वो चुनाव होने हैं, और इसको देखते हुए तमाम जो 4 साल तक जो भी विकास योजनाएं चलाई गई हैं उत्तराखंड में, उनको सिलसिलेवार तरीके से जनता तक पहुंचाया गया है बीते 4 सालों में। लेकिन अब जो तीरथ सिंह रावत जो नए मुख्यमंत्री अब उत्तराखंड के बन गए हैं, उनके सामने ये अब ये चुनौती है कि वो न सिर्फ उन योजनाओं को लगातार विस्तार रूप देते चले जाएं, बल्कि साथ ही साथ उन योजनाओं के बारे में आम जनता को बताएं भी कि क्या क्या कार्य वहां पर किए गए हैं। एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाली बात है। और तीरथ सिंह रावत का संगठन के रूप में भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा उनका अपना अनुभव रहा है, और उस अनुभव को तरजीह दी गई है, और ये विश्वास जताया गया है कि आने वाला जो एक साल है, जो कि नए छवि का अगर किसी नेता को दिया जाता तो शायद बीजेपी के लिए किसी हद तक टफ होने की संभावना थी। लेकिन तीरथ सिंह रावत पर जिस प्रकार से भरोसा जताया है आलाकमान ने भाजपा के, वो दर्शाता है। और मैं देख सकता हूं कि इस दौरान भी जबरदस्त नारेबाजी इस दौरान हो रही है, उत्साहवर्धन हो रहा है तीरथ सिंह रावत का, और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। और जो टच देने वाली बात है, जो संदेश देने वाली बात है, वो अभी से तीरथ सिंह रावत यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने पहाड़ी टोपी पहनी हुई थी और तिलक लगाया हुआ था, और वो पारंपरिक वेशभूषा में दिख रहे थे, तो वो ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वो जड़ों से जुड़े हुए हैं, और वो आम जनमानस के नेता हैं, और जमीन से उठे हुए नेता हैं। उनको अपनी जमीन से जो पकड़ है वो आज भी उतनी ही मजबूत है। लेकिन चंद्रशेखर, जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं, जब उनको चुना गया बतौर मुख्यमंत्री पद के लिए, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मेरे बड़े भाई हैं, इस वक्त रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और जो डेवलपमेंट के काम इस 4 साल में पार्टी ने खड़ा किया है, और जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक आधार बनाया है 4 साल में, उसमें एक भविष्य के लिए एक भव्य इमारत बनना है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। आज एक ही शपथ हुआ है, और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे। इसके लिए बस थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या संभावना है पुराने में चेंज करेंगे? अब क्या संभावना है क्या नहीं है, 1-2 दिन विचार के लिए समय लिया है, और 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। धन्यवाद। शपथ ली है, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बन गए हैं, और अब उनकी मंत्रिमंडल को भी शपथ जल्द ही दिलाई जाएगी। कौन किसको क्या पद दिया जाएगा आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, अभी मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने जो शब्द कहे थे जब उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुना गया, कि
मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। ये सबको साथ लेकर चलने की चुनौती, क्या हम ये माने कि ये एक ऐसा पहलू है जिस पर वो जल्द गौर करेंगे, और क्या इसका मतलब ये भी है कि आने वाले दिनों में कुछ त्वरित कदम, उदाहरण के तौर पर गैस एंड की कमिश्नरी जैसे जो कदम हैं, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से नेताओं में, लोगों में भी एक असंतुष्टि का भाव पैदा हुआ? जी बिल्कुल ममता, आपको ये समझना होगा या दर्शकों को समझना होगा कि उत्तराखंड की राजनीति एक अलग किस्म की राजनीति है, और यहाँ की जो राजनीति होती है वो जातीय समीकरणों के अलावा एक क्षेत्रीय समीकरण से भी जुड़ी हुई है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं जो है वो दो अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पे लगातार नेताओं के बीच में भी मनमुटाव देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि जब भी किसी एक क्षेत्र के व्यक्ति को कोई पद दिया जाता है बड़ा, तो दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति को भी वही पद देने की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कुमाऊं क्षेत्र से अगर आते हैं तो फिर मुख्यमंत्री के रूप में आपको किसी गढ़वाल क्षेत्र के व्यक्ति को लेना होगा। तो ये एक अपने आप में एक समीकरण है, और वही समीकरण को जोड़ने की बात है, क्योंकि एक ऐसा सर्वमान्य नेता चाहिए था, क्योंकि चुनाव सामने थे और एक जमीनी हकीकत ये सबके सामने है कि इस प्रकार के मनमुटाव लगातार रहते हैं। और जब गैस एंड की कमिश्नरी की जो आपने बात की, उसमें भी रुद्रप्रयाग और चमोली गढ़वाल का अपने एक अस्तित्व है, दो धाम माने जाते हैं। और दूसरी तरफ जो कुमाऊं मंडल है उसमें अल्मोड़ा को आप उससे अलग नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी शायद लोगों के मन में रोष रहा हो या फिर कोई ऐसा एक प्रश्न रहा हो, लेकिन अब आने वाले टाइम में ये अनुभव की बात है और साथ ही साथ परिवर्तन की बात है। तो इसमें राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। लगातार कोशिश ये अब तीरथ सिंह रावत यहाँ पर करेंगे कि वो कम से कम अपने आप को लेक से कुछ हटकर दिखाने का प्रयास करें, लेकिन साथ ही साथ ये अब जरूरी हो गया है ममता, जिस प्रकार से आपने कहा कि अब मनमुटावों को अलग रखा जाएगा और दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जाएगी कि जो संगठन को है और ज्यादा मजबूत किया जाए, बूथ स्तर तक लोगों को और मजबूत किया जाए, और जो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की जो राजनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं दोनों जगह समावेशी विकास को सामने रखा जाए। क्योंकि अब तीरथ सिंह रावत के पास प्रूव करने के लिए 1 साल है और ये चुनावी साल है, तो इसमें अब उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय उनके पास काफी कम है। और इसी में उनको ये दिखाना भी है कि जिस प्रकार से आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है, तो वो किस प्रकार से अपने अनुभवों का फायदा उठाते हुए ये जो समावेशी विकास की हम बात कर रहे हैं उसको वो सार्थक करके दिखाते हैं ममता। लेकिन चंद्रशेखर, जिस तरीके से अगर हम देखें तीरथ सिंह रावत क्या क्या पद वो अभी तक किन किन पदों पर रहे हैं, तो फिलहाल हम जानते हैं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, वो उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, वो गढ़वाल लोकसभा से वर्तमान में सांसद हैं। वो ऐसे सब उनके पदों को अगर हम देखते हैं, और आरएसएस के तो प्रचारक भी रहे हैं, वो इन सबको देखते हुए और ऐसे व्यक्ति को इतने अनुभव के साथ और जो जमीन से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जब इस पद पर भाजपा बिठाती है, क्या बड़ा संदेश पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को भी देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जब विधानसभा चुनाव भी सामने है, 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, तो कौन सा है वो बड़ा संदेश जिसको लेकर जमीन पर उतरेगी भाजपा? ममता, देखिए, इसमें सबसे बड़ा संदेश जो देने की कोशिश है वो ये भी है कि जब चुनाव पार्टी लड़ने जाती है तो उसमें चुनाव देखा जाए तो कार्यकर्ता लड़ता है, जमीनी स्तर पर लड़ता है, बूथ स्तर पर लड़ता है और जीरो स्तर पर भी लड़ने को तैयार होता है। जी चंद्रशेखर, आपसे चर्चा जारी रखूंगी, लेकिन फिलहाल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद ट्वीट किया है। उनका ट्वीट जिसमें वो तीरथ सिंह रावत को मुबारकबाद दे रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें बहुत ही व्यापक प्रशासनिक और संगठन से जुड़ा हुआ अनुभव है। उन्होंने इस बात का विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में जो राज्य है वो विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। तो तीरथ सिंह रावत की क्षमता पर विश्वास जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्वीट के जरिए, जिसमें उन्होंने तीरथ सिंह रावत को मुबारकबाद दी है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, कि किस तरह का उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी रहा है, संगठन में भी लंबे समय से वो काम करते रहे हैं
और उन्हें ऐसा एक नेता माना जाता है जिनके आसपास कोई बहुत बड़ा गाड़ियों का काफिला या बहुत बड़ी फौज नहीं रहती थी आसपास, वो अपना मोबाइल तक खुद ही आंसर करते रहे हैं। इतने जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वो, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, जबकि वो राज्य में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इतने व्यापक अनुभव के बाद भी एक बहुत ही सौम्य व्यवहार और शख्सियत वाले व्यक्ति तीरथ सिंह रावत, चंद्रशेखर, जिस तरीके से आपने संदेश देने की बात की थी, तो संदेश इस प्रकार से होता है कि जब आप जमीनी स्तर पर, क्योंकि कार्यकर्ता को वो चुनाव लड़ना है, और ऐसे में जब बूथ स्तर तक बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एक बूस्ट देने की कोशिश कर रही है, वो दिखा रहे हैं कि अब जब बीजेपी का कोई भी नेता, जमीनी स्तर का नेता जब झंडा थामेगा तो उसको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो भी कल तक इस मुकाम तक पहुंच सकता है, अगर वो अपने प्रयास करे, अनुभवों को बढ़ाए और अपने जो भी काम संगठन ने उनको दिया है, अगर वो उस पर खरा उतरते हैं तो संगठन भी उनके बारे में सोचता है। और जमीनी स्तर पर जब इस प्रकार से नेता उभर करके आते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, लेकिन जब वो इस प्रकार से एक बड़े पद तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता है उसके मन में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो भी कल को यहाँ इस पोजीशन में पहुंच सकता है। तो ये एक बड़ा संदेश देने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया, और लगातार इस प्रकार की पहला मौका नहीं है जब इस प्रकार से हुआ। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसमें आए थे मुख्यमंत्री पद के लिए, तब भी इतना सरप्राइज लोगों के मन में हुआ था कि इस प्रकार से लो प्रोफाइल में रहने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया गया था, लेकिन उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया अपने आप को। और 4 साल में जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ आम जनता को मिला है, वो अब कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत के लिए एक उत्तराधिकार के रूप में उन्होंने चीजों को दिया है। और यहाँ से अब नई पारी जो है वो तीरथ सिंह रावत की शुरू होती है, क्योंकि अब तक जो उन्होंने काम किया था वो एक अलग प्रकार की जिम्मेदारी थी, संगठन की जिम्मेदारी हो, चाहे वो एक या फिर एक विधायक या फिर एक लोकसभा के सदस्य के रूप में बात हो, लेकिन अब वो एक राज्य के मुखिया के रूप में काम करेंगे, जिसमें सभी, चाहे जिन्होंने उनको वोट दिया हो, ना दिया हो, या फिर वो योजनाओं का लाभ जिस प्रकार से उनको लोगों को मिला हो, वो सारे के सारे लोग अब समावेशी विकास की ओर, उनकी ओर देखेंगे। और अब 1 साल के अंदर उनको ये प्रूव करके दिखाना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संगठन ने उन पर विश्वास जताया है, वो किस तरीके से अब एक नए सोच और नई उम्मीद के साथ ये उनके सपनों को साकार करके दिखाते हैं। तो ये एक बड़ा संदेश जी चंद्रशेखर, साथ ही उत्तराखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, क्या ये इस बात का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है कि असंतोष को वक्त रहते ही अगर काबू में कर लिया जाए तो आगे की राह आसान हो जाती है? ममता, बिल्कुल ये बात हम पहले भी कर रहे थे कि जब रोग जिस समय हो तो उसी समय उसका उपचार जरूरी होता है। और यहाँ तो खैर बात कुछ अलग है, यहाँ भाजपा एक अलग रणनीति और अलग नए फ्लेवर के साथ जाना चाहती है, और भाजपा पूर्व में भी ऐसा करते आई है, कोई नया समय नहीं है। तो ये एक सही समय है, सही मौका है। और क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को अगर खेल की जरिए अगर बात की जाए तो अगर किसी खिलाड़ी को आप मैदान पे भेज रहे हैं तो उसके पास उतना समय होना चाहिए कि वो अपने परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सके। और ऐसे में अगर आपने किसी नए व्यक्ति को मौका दिया है तो आपको उसको परफेक्ट टाइम देना पड़ेगा, उस समय देना पड़ेगा कि वो उस चीज को डिलीवर कर सके। तो आप अब जब ये नए फेज के साथ भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में जाएगी तो कम से कम उनके पास उनका 1 साल का कार्यकाल होगा। वो तस्वीर वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैंने 1 साल के अंदर ये करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको आगे करते जा रही है। नेता अपनी जगह है ममता, लेकिन जो परफॉर्मेंस लगातार भाजपा की शासित प्रदेशों की रही है या भाजपा के में उत्तराखंड में रही है, वो कहीं ना कहीं अंत में वोट भाजपा के लिए लाके दिखाई। और अभी भी जितने भी विधायकों से हमारी बात हुई, जितने सांसदों से हमारी बात हुई, सभी का एक मत था कि जितना वोट मत प्रतिशत इस बार रहा है, जिस रिस्पांस को जनता से उनको मिला है, उतने से ज्यादा मार्जिन से अब की बार भाजपा जो है वो जीत के दिखाएगी। तो ये आत्मविश्वास कम से कम देने में आला कमान जो है वो सक्सेसफुल रहा है। चलिए चंद्रशेखर, फिलहाल ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से विकास को आगे लगातार बढ़ाती रही है भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 सालों में उत्तराखंड में, अगले 1 साल में नए मुख्यमंत्री के साथ, तीरथ सिंह रावत के साथ इस विकास को और रफ्तार मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर हमारे साथ देहरादून से जुड़ने के लिए। और अब खबर रुख कर लेते हैं हरियाणा की खबर का, क्योंकि हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार आज विधानसभा में
अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। इसके मद्देनजर पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने सदस्यों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए व्हिप भी जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जेजेपी ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। दो कदम आगे आप बढ़ो, एक कदम वो बढ़ेंगे, हम भी। फिलहाल आपको बता दें कि ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं हरियाणा की विधानसभा से, जहां पे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और चर्चा को हालांकि बाद में आगे भी बढ़ाया गया। उसको विस्तारित वक्त 2 घंटे का वक्त रखा गया था, जिसको बढ़ाया भी गया ताकि चर्चा पूरी हो सके। और अविश्वास, हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव मात्र कह सकते हैं संकेत के रूप में ही रहा, क्योंकि इस अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो हरियाणा की विधानसभा में जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं हरियाणा में, और दोनों के पास कुल मिलाकर इतने ज्यादा सीटें हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन हुड्डा लगातार ये बात करते रहे हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अब ये पता चल जाएगा कि किसानों के मुद्दे पर कौन से विधायक किसानों के साथ हैं और कौन से नहीं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक राजनीतिक पैंतरा खेलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और उनके नेता हरियाणा में। और अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई और बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए आगे आने का आह्वान किया। देश में पूरी गति से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। भारत कोरोना से निपटने में दुनिया भर के देशों की मदद भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जरूरतमंदों की मदद करें। संसद भवन परिसर में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हर एक सांसद को वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़ जाना चाहिए। दुनिया को भी वैक्सीन हमने जो सप्लाई करके दुनिया का भी हमने जो केयर एंड कॉशन भी दिया है, उनके लिए हमने केयर भी किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक प्रस्ताव करके नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन किया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी आज हमारे एमपीओ को एड्रेस करते हुए ये कहा है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है इसमें हर एक एमपी लोगों से जुड़ जाना चाहिए। बैठक में कोरोना की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने और दुनिया को राह दिखाने के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया और प्रस्ताव पारित किया गया। देश की आजादी के 75 साल के मौके पर 12 मार्च से देश भर में कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। 75 हफ्ते तक चलने वाले इन कार्यक्रमों की शुरुआत पीएम मोदी गुजरात से करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने देश भर में होने वाले इन कार्यक्रमों में बीजेपी सांसदों को भागीदार बनने को कहा है। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का शुरुआत हो रहा है प्रोग्राम। 75 ईयर्स का 75 वीक्स एक कार्यक्रम होगा। वो 12 मार्च से शुरू होगा और उसी दिन 75 प्लेसेस में देश में विभिन्न तरह की प्रोग्राम होगा और 75 वीक्स तक ये कार्यक्रम चलते रहेगा। ये जो प्रोग्राम 12 तारीख से गुजरात में शुरू हो रहा है और देश के विभिन्न जगहों में ये कार्यक्रम का 75 जगह में ये कार्यक्रम विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहा है। उस दिन सभी एमपीज और जनप्रतिनिधियों को इसके भाग लेने के लिए और भागीदार बनने के लिए उन्होंने कॉल किया है। संसदीय दल की बैठक को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। जेपी नड्डा ने बताया कि कई राज्यों में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में पार्टी को जनता का समर्थन और विश्वास हासिल हुआ है। बीजेपी की जीत के लिए पीएम का तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि कोरोना के चलते बुधवार को करीब 1 साल बाद बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और खबर संसद से, जहां दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज लोकसभा ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। उधर राज्यसभा ने मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। और केरल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर कि केरल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भेज दिया है। चाको ने कहा कि वो कांग्रेस की अंदरूनी धड़ेबंदी से हताश हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतृत्व ने हालात को बेहतर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। पीसी चाको ने कहा कि हालात ये हैं कि पार्टी के विधानसभा उम्मीदवारों का चयन प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नहीं बल्कि पार्टी धड़ों की बैठकों में हो रहा है। पार्टी से त्यागपत्र देकर चाको ने दल के साथ अपना लगभग 5 दशक का नाता तोड़ लिया है। उन्होंने अपने अगले कदम की फिलहाल घोषणा नहीं की है। This decision, I have been deliberating on this in my mind for the last many days, because I come from Kerala. Kerala, there is no Congress party as such. There are two parties. One party is Congress I, one party is Congress A. It is a coordination committee of two parties that is functioning as the KPCC. So this groupism is the biggest bane of the Congress party in Kerala. Kerala is facing a very crucial election, and this election, people want the Congress to come back. But what is the stumbling block is the groupism, which is being practiced by the top leaders of the Congress party. I have been continuously arguing with the High Command that this should be put an end to this groupism in the state. But unfortunately, the High Command is also agreeing for the proposal given by both the groups. तो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा केरल में माने जाते रहे हैं चाको, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय, हमने अभी हाल ही में देखा है कि वायनाड से भी, जो कि राहुल गांधी का ही संसदीय क्षेत्र है, वहां से भी 4 कांग्रेसी नेताओं ने इस्तीफा दिया और अब पीसी चाको ने इस्तीफा दिया। क्या कारण है कि केरल में चुनावों से ऐन पहले पीसी चाको, एक बड़े नेता की ओर से इस तरह से इस्तीफा दिया जा रहा है? क्यों उन कारणों पर कांग्रेस आला कमान गौर ही नहीं करती जो दिग्गज कांग्रेस के नेता लगातार अलग अलग मंचों पर उठाते रहते हैं? ममता, पीसी चाको के इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह केरल के अंदर जिस तरह से गुटबाजी है और चुनाव के पहले जब टिकटों का बंटवारा होना है, टिकट दिए जाने हैं जिससे कि पार्टी अपनी जीत हासिल कर सके, उस ऐसे वक्त में जब गुटबाजी हो रही है तो निश्चित तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर उन्हें तकलीफ जरूर हुई होगी। और उन्होंने मीडिया से भी साफ तौर पर ये बात कही है कि इसकी जानकारी उन्होंने आला कमान को दी और आला कमान ने भी उस जो गुटबाजी है उस पर रोक नहीं लगा पाई, बल्कि उन दोनों गुटों के बीच में जो उनके जो राय है, सलाह है, वो गुटबाजी के स्तर पर चल रही है और उसको सुना भी जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और हमेशा से इसके पहले भी जब बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ा है तो उन्होंने हमेशा से आला कमान की ओर ही इशारा किया है कि जो भी स्थितियां खराब हैं वो आला कमान उसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। केरल में नुकसान जरूर होगा पीसी चाको के जाने से, आगे क्या होगा ये तो चुनाव में पता लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आला कमान जिस तरह से अपने बड़े नेताओं को रोक नहीं पा रही है अपने साथ और उनके साथ विश्वास नहीं मेंटेन कर पा रही है, ये आगे भविष्य के लिए भी कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। जी, लेकिन अजय विक्रम, अगर पीसी चाको जैसे इतने बड़े दिग्गज नेता की भी बात सुनी नहीं जा रही तो इससे तो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का भी, उनका भी तो उत्साहवर्धन करने के लिए कोई नहीं बचेगा। ऐसे में तो कांग्रेस के सामने तस्वीर अच्छी नहीं है आने वाले चुनावों में। जी बिल्कुल, ये केरल का विधानसभा चुनाव इस बात की भी तस्दीक करेगा या फिर केरल विधानसभा चुनाव ही बताएगा कि क्या स्थितियां होंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि जब शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता है तब इस तरह की स्थितियां होती हैं और इसमें भी एक बिटवीन द लाइन्स ये बात समझी जा सकती है पीसी चाको के बयान के बाद कि जो केरल कांग्रेस के जो 2 धड़े हैं वो टिकट तय कर रहे हैं, जबकि टिकटों के बंटवारे और टिकट तय करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति होती है जो तय करती है। और केंद्रीय चुनाव समिति के हाथ के बाहर अगर टिकटों का बंटवारा
है। और अगर शीर्ष नेतृत्व की ओर अगर कोई बड़ा नेता इस ओर इशारा कर रहा है तो ये बात समझी जा सकती है कि कांग्रेस के भीतर अनुशासनहीनता निश्चित तौर पर काफी तेजी से बढ़ी है और वो अभी नियंत्रण के बाहर फिलहाल दिख रही है। अजय, जिस तरीके से हम जानते हैं कि कांग्रेस आला कमान के बहुत करीबी रहे हैं पीसी चाको और वक्त वक्त पर उनके बयानों में दिखता भी रहा है, तारीफ भी करते रहे हैं, तो क्या ये माने, क्योंकि उनके जैसा नेता भी अगर आला कमान तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा, तो क्या ये माने कि उनका मोह भंग हो गया आला कमान से? या फिर हम ये उम्मीद भी कभी कर सकते हैं कि जिस तरीके से दिग्गज कांग्रेस के नेता अपनी बात सामने रखते रहे हैं, फिर भी कांग्रेस आला कमान उनकी बात नहीं सुनती, कि अब इन चुनावों से ऐन पहले कैसे हालात बदलेंगे कांग्रेस के? जी बिल्कुल, इसके ये केवल केरल का ही नहीं, इसके पहले के कई राज्यों के उदाहरण है। आपने देखा होगा कि आसाम किस तरह से कांग्रेस के हाथ से देखते देखते निकल गया और किस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा को काला कमान नहीं बना पाया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पीसी चाको केवल एक बड़े नेता ही नहीं बल्कि गांधी परिवार और खासतौर से सोनिया गांधी के काफी करीबी और नजदीकी माने जाते रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब शीला दीक्षित थी तो उस दौरान भी जब पीसी चाको अपनी बातें कहते थे तो सोनिया गांधी के पास कहते थे और सोनिया गांधी शीला दीक्षित और उनके बीच में बात सुनती थी और दोनों की बातें समझने का प्रयास करती थी। लेकिन अजय, लगता है कि हाल फिलहाल आला कमान भी बिल्कुल सक्रिय नहीं रही कांग्रेस की, जिसकी वजह से शायद इन नेताओं की बात भी नहीं सुनी जा रही और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तो बात क्या ही कहें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से होना है। तो नंदीग्राम की सीट पर इस पर देखने को मिलेगा रोचक मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए अपने 5 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने असम के लिए 3 और पश्चिम बंगाल के लिए 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने असम के हैलाकांडी से मिलन दास, सिपाझार से परमानंद राजबोंगशी और हुजाई से रामकृष्ण घोष को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने खड़गपुर सदर से हिरणमय चट्टोपाध्याय और बरजोड़ा से सुप्रीति चटर्जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो पश्चिम बंगाल में आगे रफ्तार पकड़ रहा है प्रचार भी, और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक से। कुमार आलोक, चूंकि हम जानते हैं कि नंदीग्राम इस बार जबरदस्त राजनीतिक अखाड़ा या चुनावी अखाड़े की जमीन बन रहा है, अब तो ममता बनर्जी ने भी चुनौती स्वीकार करते हुए नंदीग्राम से ही आज अपना पर्चा भरा है। किस तरह का राजनीतिक द्वंद्व आपको लगता है इस बार नंदीग्राम में देखने को मिलेगा? देखिए, जब 2011 में जब 34 वर्षों का शासन लेफ्ट का जो था, लेफ्ट फ्रंट का, उसको जब ममता दीदी ने या ममता बनर्जी ने जब उखाड़ा था तो 2 सेंटर जो थे वो प्रमुख थे ममता बनर्जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए या उसमें धार देने के लिए। पहला वो जगह था नंदीग्राम, जहां पुलिस फायरिंग में लोग मारे गए थे। उसके अलावा सिंगूर में वहां पर फायरिंग हुई थी तो वहां भी लोग मारे गए थे, और इसी का गुस्सा, इन दोनों घटनाओं का गुस्सा वोट में बदला और ममता बनर्जी सत्ता में आई पहली बार 2011 में। तो इन दोनों जगहों पर हम देखें कि नंदीग्राम में जो शिशिर अधिकारी हैं और उनके जो सुपुत्र हैं शुभेंदु अधिकारी, एक बड़े नेता हैं, वो मिदनापुर इलाके के, और उनका अगर हम कहें कि 30 से लेकर 35 सीटों पर उनका प्रभाव है। और जब ममता बनर्जी की पार्टी में थे तो वो नंबर 2 की श्रेणी में थे जी। तो उन्होंने जो उनका जो मोहभंग हुआ ममता बनर्जी से, उसका कारण था कि जब अभिषेक बनर्जी को इन्होंने 2011 के बाद आगे बढ़ाना शुरू किया अपने भतीजे को, तो बहुत सारे लोग जो तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लोग थे, जो संस्थापक सदस्य थे, उनको पीड़ा होने लगी। उनको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णयों से लेकर के इम्पोर्टेंट जो बातें होती थी उससे अलग रखा जाने लगा, और यही कारण था कि मुकुल राय पार्टी से पहले निकले। उसके बाद फिर आपने देखा कि शुभेंदु अधिकारी ऐसा बड़ा नेता तृणमूल को छोड़ के गया, और उसके बाद दिनेश
द्विवेदी आए, इस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का मोहभंग होना शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस से। तो अब जब ममता बनर्जी खुद मैदान में आ गई है नंदीग्राम में, तो ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। और हम समझते हैं कि बंगाल में जब दूसरे चरण में नंदीग्राम में मत डाले जाएंगे तो आज से लेकर 1 अप्रैल तक आप देखिए मीडिया का भी सारा का सारा फोकस वही रहेगा, नंदीग्राम में ही रहेगा। और कल जो उन्होंने एक वहां आम सभा में हिस्सा लिया था नंदीग्राम में, तो उन्होंने दुर्गा पाठ पढ़ा, ये समझाने की कोशिश की कि नहीं, जो उन पे आरोप लगे हैं कि अपीजमेंट जो उन्होंने किया है इन 10 सालों में, जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति जो उन्होंने अपनाया है, तो एक बहुत बड़ा मतदाताओं का वर्ग नाराज है इस चीज से। और यही कारण था कि कल उनको दुर्गा पाठ उनको पढ़ना पड़ा, ये साबित करने के लिए कि नहीं हम भी हिंदू हैं। दूसरा चीज है कि सिंगूर जो आंदोलन हुआ उसके जो नायक थे वो रविंद्रनाथ थे, तो उन्होंने भी 4 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। वहां के विधायक भी हैं सिंगूर के, और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो सिंगूर और नंदीग्राम से उपजा आंदोलन और उसकी नेता बनी, मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, इन दोनों जगहों के जो नायक हैं उनको छोड़ चुके हैं। और बाकी और भी लोग रोज, अगर अखबारों में आप देखिए, अगर रोज बड़े बड़े नेता जो तृणमूल कांग्रेस के हैं वो तृणमूल कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत लेकिन बड़ा ऐसे में कुमारा लोग ये जो हालात बन रहे हैं चुनाव से पहले, जी जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुश्किल तो खड़ी हो ही रही है तृणमूल कांग्रेस के सामने। हमने लेकिन ये लगातार देखा है कि इस पूरे माहौल में, मौजूदा चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं, बयानबाजी भी हो रही है जो हर चुनाव में ही होती है। इन सब के बीच जनमानस के हित से जुड़े मुद्दे क्या कुछ जगह पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जनमानस के जो मुद्दे, हालांकि प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही जब वो ब्रिगेड मैदान में जब उन्होंने रैली को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से विकास यहाँ रुका हुआ है। एक समय था जब यहाँ पर उद्योग धंधों के लिए लोग बाहर से यहाँ पर आते थे काम करने के लिए, जूट उद्योग हो चाहे कपड़ा उद्योग था। और अगर हम बिहार की बात करें एज ए बिहारी होने के नाते, तो बिहार के लोग पहली प्राथमिकता होती थी कि वो कलकत्ता आते थे नौकरी करने। और उसमें था कि एक लोक संगीत में है पूर्वी, बिहार में तो पूर्वी में है कि एक औरत जिसकी शादी होती, नई नवेली शादी होती है और उसका मर्द कमाने चला जाता है, तो वो एक विधा है पूर्वी। तो उस पूर्वी गीत को आप सुनिएगा कि उसकी वेदना को, औरत की वेदना को जब आप सुनिएगा तो वो उस गाने में, उस पूर्वी गाने में कलकत्ता का जिक्र होता है। तो इतना बड़ा हब था, जॉब का इतना बड़ा हब था, लेकिन पिछले 30 वर्षों से, 35 वर्षों से यहाँ बुरा हाल है। यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। दूसरी चीज है कि शुद्ध पेयजल की, मैं जहाँ पूर्णिया में खड़ा हूँ, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी के दिन आ गए हैं, लेकिन हर घर में जो पानी का जो टंकी है या पानी की जो उपलब्धता है वो नगण्य हो गई है। तो इन जो बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन की बात है, मेडिकल सुविधाओं की बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी है कि अगर मेडिकल सुविधा भी आपको मिल रहा है, या अगर एजुकेशन में अगर आपको जगह मिल रही है अच्छी जगह पे, या नौकरियों में अगर आपको प्राथमिकता मिल रही है, तो वो जो लेफ्ट के साथ होता था, यानी कुमारा लोग कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो विकास की बयार पश्चिम बंगाल में दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही। जनमानस अभी भी इसी इंतजार में है कि इन चुनावों में, चूंकि बीजेपी विकास को एक मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही है, कि ये इन चुनावों में एक महत्वपूर्ण केंद्र में स्थापित हो, यही मुद्दा आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारा लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें डीडी न्यूज। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और ब्रेक के बाद रुख करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारतीय नौसेना अब और भी शक्तिशाली हो गई है। स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में आज औपचारिक रूप से कमीशन हो गई। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और एडमिरल VS शेखावत सेवानिवृत्त की मौजूदगी में पनडुब्बी INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल कराया गया। इस पनडुब्बी का नाम INS करंज, इसके शामिल होने से भारत की नौसैन्य ताकत में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। दरअसल पनडुब्बी INS करंज में देश की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाने की क्षमता है।
Commissioning of Karanj in the Swarnim Vijay Vash, which is the 50th anniversary of the 1971 Indo-Pak War, is a tribute to the valor and courage of the crew of the old Karanj. The commissioning of the boat marks an important step in further enhancing the combat capability of the Indian Navy. Submarines' firepower and stealth will serve as a potent deterrent to our adversaries and signal our intent to safeguard India's maritime interests in the Indo-Pacific. आईएनएस करंज को मेक इन इंडिया कैंपेन की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि करंज के शामिल होने में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। You all know that Indian Navy has been a strong proponent of indigenization and self-reliance in defense over the past 7 decades. At present, 40 out of the 42 ships and submarines on order, 40 are being constructed in Indian shipyards. So the impetus to Atmanirbharta or indigenization is a fundamental tenet of Indian Navy's growth story and future trajectory. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वेल्लोर में तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राष्ट्रपति कोविंद ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री प्रदान करते हुए कहा कि बहुत संतोष की बात है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का विस्तार ग्रामीण और हाशिए पर मौजूद वर्गों तक पहुंचने के लिए हुआ है। इस प्रक्रिया में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली बन गई है। It is a matter of great satisfaction that India's higher education system has expanded to reach out to serve the rural and marginalized sections. In the process, it has become the third largest education system in the world. India had a rich system of education prior to the British rule. Gandhiji described it as a beautiful tree that was cut down by what the British rulers called reforms. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्व बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों और युवाओं को समाज की जरूरतों को पूरा करने के संबंध में नए प्रकार से शिक्षित करने की एक समग्र दृष्टि है। The National Education Policy 2020 is a well-planned and decisive step in that direction. It has a holistic vision of transforming the way children and youth will be educated to make learning a part of personal development while also serving the needs of the society. To this end, it brings together the best of our ancient heritage and the best of modern learning. राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए पुरुष विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि रहीं। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब हम महिलाओं के लिए पुरुष की बात करते हैं तो हमें प्रधानमंत्री द्वारा उठाए कदमों की तरफ देखना चाहिए। साल 2014 से पहले हिंसा की वारदातों में महिलाओं का खुले में शौच करना एक बड़ा कारण था, जिसके बाद देश में पहली बार प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही रिकॉर्ड समय में 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। साल 2014 से पहले महिला हिंसा के संदर्भ में जब भी कोई आंकड़े आते तो ये ध्यान में आता, ये घिनौना सच कि 40% से ज्यादा हिंसक वो वारदातें महिलाओं के साथ तब होती जब वो खुले में शौच के लिए जाती। इसलिए न सिर्फ महिला सम्मान, महिला स्वास्थ्य, बल्कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से भी आज इस मंच पे व्हेन वी सेलिब्रेट द मेल पोटेंशियल दैट डिलीवर्ड जेंडर जस्टिस, वी नीड टू रिकॉग्नाइज द कंस्ट्रक्शन of 10 crore toilets for women for the first time in the history of our country in less than 4 to 5 years. उन्होंने आगे कहा कि देश के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से सैनिटरी नैपकिन की बात की और पीरियड्स जैसे मुद्दों पर बात करने को सहज बनाया। प्रधानमंत्री ने फिर लाल किले की प्राचीर से कहा कि we proudly provide sanitary napkins at the ₹1 for women across the country through जन औषधि केंद्र। देश में पहली बार हमने एक प्रधानमंत्री को लाल किले से राष्ट्रीय संबोधन में कहते हुए सुना और नॉर्मलाइज किया
that it is our equal dedicated responsibility to ensure that women have access to menstrual hygiene products. And the fact that we had a male Prime Minister for the first time in the history of our country even constitute the first ever menstrual hygiene administrative protocol speaks volumes. आज सीआईएसएफ अपना 52वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस समारोह का आयोजन दिल्ली से सटे गाजियाबाद के 5 रिजर्व बटालियन कैंपस में हो रहा है। इस समारोह में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला मुख्य अतिथि रहे। अजय भल्ला ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद सीआईएसएफ के सलामी गार्ड का निरीक्षण किया। सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि आपदाओं की स्थिति में सीआईएसएफ का योगदान हमेशा से सराहनीय रहा है। क्लैपिंग इन द बैकग्राउंड सबसे ज्यादा पब्लिक इंटरफेस रहता है मन का है फायर विंग जिसकी कमान संभाली है। और सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीआईएसएफ अपनी दक्षता से देश के विकास में निरंतर भागीदारी निभा रहे हैं। बल को विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपा जाना काफी गौरवान्वित करता है। सीआईएसएफ अपनी दक्षता, कार्यकुशलता एवं चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालकर खतरों से निपटते हुए देश के विकास में निरंतर भागीदारी निभा रही है। बल को विविध क्षेत्रों में सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपे जाने का वास्तव में बल की क्षमताओं के प्रति सरकार के विश्वास का परिचायक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के स्थापना दिवस पर महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि सीआईएसएफ अपने ग्राहकों की जरूरत के प्रति और उत्तरदायी बनने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि बल के कर्मियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित किया गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि सीआईएसएफ एक क्लाइंट रिस्पॉन्सिव फोर्स के रूप में क्लाइंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार काम करने का प्रयत्न करेगा और एक कॉस्टली फोर्स होने का जो परसेप्शन है उसे हम पूरी तरह से बदल सकेंगे। एक इन हाउस ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप उपलब्ध कराने के साथ ही एक रोबस्ट सिस्टम का भी निर्माण किया गया है जिससे बल के सभी सदस्यों की समस्याओं को हम प्रभावी ढंग से दूर कर सकें। हमारे भूतपूर्व बल सदस्यों की पेंशन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर पेंशनर कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिससे भी हमारे बल सदस्यों द्वारा विकसित किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भूतपूर्व बलकर्मियों को इनबिल्ट शिकायत निवारण तंत्र के लाभ के अलावा सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे नौकरी के अवसर, पेंशन संबंधित लाभ, अधिक जानकारियां मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा, सीआईएसएफ के बहादुर कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति में उनकी भूमिका बहुत अहम है। 2019 में मैंने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हमारे बहादुर जवानों, उनके परिवारों को सीआईएसएफ के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। आपदाओं के दौरान भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सेवा से लेकर राष्ट्र की सेवा करने तक सीआईएसएफ ने देश की प्रगति में अहम रोल निभाया। राष्ट्र हमारे बहादुर जवानों के समर्पण और बलिदान को नमन करता है। और अब बात कोरोना की। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,09,20,046 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.96% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.40% ही रह गई है। पिछले 24 घंटों में 20,652 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं अब तक 2,43,67,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है।
परीक्षा पे चर्चा 2020 के कार्यक्रम में शामिल हुए रायसेन के केंद्रीय विद्यालय के छात्र मोहम्मद माज खान ने कहा है कि वो बहुत खुशनसीब हैं कि उनका परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में चयन हुआ है और उन्हें दिल्ली जाकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। उन्होंने काफी अच्छे से सभी विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हुए कहा कि परीक्षा में बिल्कुल तनाव ना लें, परीक्षाओं को सिर्फ एक क्रिकेट फुटबॉल प्ले गेम की तरह ही लें। विद्यार्थियों का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले तो जरूर जाएं। साल 2020 में मैं परीक्षा पे चर्चा में चयन हुआ था। मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र हूँ, तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम हुआ था PPC परीक्षा पे चर्चा, तो उसमें से मेरा चयन हुआ था। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे जो टीचर्स हैं, जो मेरे अध्यापक हैं, उन लोगों ने मेरा सपोर्ट करा। तो जब मेरा चयन हुआ तो मैं डायरेक्ट दिल्ली गया। वहाँ पर मैं तालकटोरा स्टेडियम में श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला। आप सब जैसे का आप सबको पता ही है, वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और उन्होंने हमें बहुत ही मोटिवेट किया। उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे टीनेजर्स हैं और ये हैं बच्चे हैं और जो मतलब आने वाली पीढ़ी है, उसे जो है परीक्षा को एक मतलब फॉर एग्जांपल क्रिकेट फुटबॉल इस हिसाब से प्लेइंग के तौर पे देखना चाहिए। और परीक्षा पे चर्चा 2020 के आयोजन में शामिल हुई रायसेन के केंद्रीय विद्यालय की पूर्व छात्रा अमिता बघेल ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का अनुभव काफी अच्छा और उनके लिए नया था। उन्हें प्रधानमंत्री से संवाद करने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी विद्यार्थियों के सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए, उनसे हमें प्रेरणा मिली। विद्यार्थियों को भी इस तरह के आयोजनों में हिस्सा लेते रहना चाहिए। मैं 2020 में परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुई थी, जिसका कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, और उसका अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा और नया था। छात्र जीवन में ऐसा अनुभव मिलना बहुत अच्छी बात है, और मेरे दोस्तों के लिए यही संदेश है कि इस तरह की जितनी भी प्रतियोगिताएं हों उसमें हिस्सा लेना चाहिए, जिससे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी सभी बच्चों के सवालों के बहुत अच्छे से उत्तर दिए थे, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका आंसर मुझे भी चाहिए था, और मेरे साथ ही जितने भी लोग थे उनको भी। और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बुढ़ार स्थित ग्रीनवेल स्कूल की छात्रा रही आरती त्रिपाठी के जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बातें बहुत अहमियत रखती हैं। आरती साल 2019-20 में परीक्षा पर चर्चा विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता जीतकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने का उन्होंने गौरव हासिल किया था। आरती बताती है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर विद्यार्थी को अपना एक गोल निर्धारित कर उसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। साल 19-20 में यहाँ एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका विषय था परीक्षा पे चर्चा, जिसका भाषण समारोह दिल्ली में प्रधानमंत्री जी द्वारा रखा गया था। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ कुछ निम्न बातें कही थी। हर विद्यार्थी को अपना एक गोल निर्धारित करना चाहिए, जिसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए। जीवन का एक पड़ाव है जिसको हर किसी को पार करना ही होता है। उन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए एक अनुकूल समय भी बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों के पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय भोर का होता है, और उन्होंने आखिरी में माता पिता को यह शिक्षा दी कि अपने बच्चे को खूब प्रोत्साहन करें। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। देश के सबसे बड़े शहर यांगून में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। म्यांमार में 1 फरवरी को सेना ने तख्तापलट कर देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सेना का कहना है कि आंग सान सूची की निर्वाचित सरकार को हटाने का एक कारण ये था कि वो कथित व्यापक चुनावी गड़बड़ी के आरोपों की ठीक से जांच करने में विफल रही थीं। म्यांमार में अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति थियोडोरा ओबियांग नुग्मे ने बाटा शहर में सैन्य अड्डे पर हुए विस्फोट के घटनास्थल का दौरा किया। इक्वेटोरियल गिनी में हुए धमाके के कारण 98 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं धमाके के कारण लोगों के घरों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद राष्ट्रपति ने ब्लास्ट के संबंध में कहा था कि ये ब्लास्ट बैरक में रखे डायनामाइट के भंडारण में हुई लापरवाही के कारण हुआ। प्रकृति के सुंदर नजारों के बीच अगर आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट के भी दीदार हो तो कैसा लगेगा?
सोचने में जितना ये सुंदर लगता है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है दार्जिलिंग की टाइगर हिल से कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट की चोटियों का नजारा। कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। टाइगर हिल दार्जिलिंग शहर के पास एक पर्यटन स्थल है। यहाँ से कंचनजंगा और अन्य पर्वत चोटियों का मनोरम दृश्य दिखता है। साथ ही यहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है। टाइगर हिल से क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय निवासी दावा शेरपा। सर, क्या क्या यहाँ से देखने को मिलता है? यहाँ से आपको क्लियर होने पे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, थ्री सिस्टर्स, जो महाकालू है और लोत्से पीक यहाँ से पूरा दिखाई देता है। और यहाँ का सबसे अच्छा नज़ारा है मॉर्निंग का सनराइज, और शाम को आप लोग अगर आएंगे तो यहाँ का सनसेट जो है वो भी एकदम खूबसूरत नज़र आता है। सूर्योदय के समय अपने शानदार नज़ारों के लिए सबसे मशहूर ये जगह आपको सूर्य की किरणों के सामने कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट की चोटियों का अवलोकन कराती है। यहाँ रोजाना सुबह काफी संख्या में पर्यटक इन नज़ारों को देखने के लिए अंधेरे ही इस टाइगर हिल पर पहुंच जाते हैं। इस समय हम टाइगर हिल पर मौजूद हैं। यहाँ पर आकर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। कुछ पर्यटक हमारे साथ हैं, बात करते हैं। कैसा लगा आपको टाइगर हिल पर आकर? इट्स माइंड ब्लोइंग, मतलब एक शब्द में कोई लैंग्वेज नहीं एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हम लोग इधर पे आए थे पहले, सिर्फ कि लक खराब था इसलिए थोड़ा सा सनराइज मिस कर गए, लेकिन अगर सनराइज देख पाते तो स्वर्ग होता है। एक वाक्य में स्वर्ग होता है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे फ्रेंड्स मिलकर यहाँ पे आएंगे, बट इट्स वेरी नाइस, मेस्मराइजिंग और ऑथेंटिक भी है बहुत। रात का नजारा बहुत अच्छा था। पूरा नीचे लग रहा है कि उधर उस तरफ में वो एकदम पूरा स्टार्स बिछा हुआ है, नीचे में हम लोग स्टार्स के ऊपर है, ऐसा फील आ रहा था। मतलब डर भी लग रहा है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, स्केरी टू। मैं बहुत खूबसूरत है और आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, स्टार्स के अंदर बहुत खूबसूरत। पर्यटक जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं इस टाइगर हिल पर आकर, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दार्जिलिंग। इन खूबसूरत नज़ारों की वजह से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है दार्जिलिंग। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।